आंदोलन है वो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है और ये आधुनिक भारत में 1848 को महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू किया गया था और वो आंदोलन 100 साल से भी ज़्यादा समय तक इस देश में बाद में ज्योतिराव फुले के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा ये आंदोलन बाद में चलाया गया और ये जो आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस आंदोलन की बदौलत ही हमें 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, वो संविधान इस आंदोलन की बदौलत लागू हुआ। उस संविधान में जो घोषित लक्ष्य रखा गया था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इस संविधान को लिखा गया है और इस संविधान पर अमल करने की कोशिश करने के लिए इस देश में राज्य संस्था का निर्माण किया गया और इस संविधान के द्वारा जो केंद्र सरकार का निर्माण किया गया, उस केंद्र सरकार के द्वारा ये जो घोषित लक्ष्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो पूरा करने के लिए सारा प्रयास करना जरूरी है। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ और जो इस देश में कांग्रेस के द्वारा इस देश में जो सत्ता स्थापित की गई, उसके माध्यम से वो घोषित उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का भी मानना था कि कांग्रेस जो संगठन है ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों का संगठन है। इनके द्वारा देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों को ये दायित्व, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर खुद लेनी होगी। ये काम वो लोग नहीं कर सकते। 2000 साल तक लंबा इतिहास है इस देश में। ब्राह्मणों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र को समाप्त करने के लिए 2000 से ज्यादा साल तक काम किया। इसलिए चाहे ब्राह्मणों की कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों के द्वारा, चूंकि ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टियां है और ब्राह्मणों का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज पर यकीन नहीं है, बराबरी पर यकीन नहीं है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों के स्वतंत्रता पर यकीन नहीं है। इसलिए इनके ऊपर यह सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का स्वतंत्र आंदोलन शुरू किया गया। जब यह आंदोलन शुरू किया गया और जब ये लोग आजादी की लड़ाई लड़ने लगे तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको विरोध करने के लिए 1885 को ब्राह्मणों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। हमारे लोगों को यह इतिहास मालूम नहीं है कि हम लोगों के आजादी के आंदोलन को समाप्त करने के लिए और हमारे हक और अधिकार को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। हमारे लोगों को पता नहीं है। कांग्रेस की स्थापना 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा की गई। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। हमारे लोगों को पता नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या अभी ये रामगांव रामेश्वर है, एक ब्राह्मण था, है अभी, वो भी चला गया। एक ही था, मैं जानता हूं, एक ही था, वो भी नहीं आया होगा। मतलब उसके लिए कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मुझे त्याच्यात धुराला धुरा काय आपल्याला लागलेला नाही, त्यामुळे भांडण असण्याचं काही कारण नाही। तो मैं आप लोगों को निजी झगड़े की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ हमारा कोई निजी झगड़ा नहीं है। यह सिद्धांत का झगड़ा है। हम कहते हैं सारे इंसान बराबर है, ब्राह्मण कहते हैं नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण ऊपर है, सबके ऊपर है। ये झगड़ा है। हमारा झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा ये है, हम कहते हैं सारे इंसान बराबर है, ब्राह्मण कहते नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबके ऊपर है। तो हम लोग ब्राह्मणों को सबसे ऊपर क्यों माने? इस देश में मुगल लोग विदेश से आए और विदेश से आकर इस देश को गुलाम बनाया। मुगल लोग, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुगलों की बात कर रहा हूं। मुगल लोग विदेश से आए और इस देश को गुलाम बनाया। क्यों? ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में बांटा। मैं आपको उदाहरण देकर के यह बात समझाना चाहता हूं कि अछूतों की कोई जाति है और बैकवर्ड क्लास की कोई जाति है। मान लो कुनबी, ये गांव में कुनबी जाति है, तेली जाति है, माली जाति है, मैं इसी का रहने वाला तो मैं जानता हूं। अगर उसके लड़के की किसी शेड्यूल कास्ट के लड़की के साथ शादी हो जाए तो क्या जानवर पैदा होगा? इंसान ही पैदा होता है। मैं सबूत के तौर पर बता रहा हूं। इसका मतलब है सारे इंसान बराबर है। अगर मान लो कि शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब आदिवासी के किसी लड़के की किसी बैकवर्ड क्लास के लड़की के साथ शादी हो जाए, जानवर पैदा होगा? जानवर पैदा नहीं होगा, इंसान ही पैदा होगा।
अगर इंसान ही पैदा होगा तो इसका मतलब है कि जातियां निरर्थक है। ये जो जातियां है और जाति के अंदर ही शादी करने का जो रिवाज है, ये हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने के लिए और 3.5% ब्राह्मणों का राज हमारे ऊपर थोपने के लिए बनाई गई। आप लोग यहां कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ लोग अनपढ़ हो सकते हैं, तो कुछ बातें आपके समझ में नहीं आएगी, मगर जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ किसी भी जाति के व्यक्ति की, लड़का लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उससे इंसान ही पैदा होता है। ये बात तो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों को समझ में आती है, इसमें ना समझने की बात है नहीं है। तो ये जो जातियां 6000 जाति के टुकड़ों में ये ब्राह्मणों ने हम लोगों को बांटा। ब्राह्मण लोग हम लोगों को, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए ये कहा करते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान ये दो प्रकार का विभाजन किया। हिंदू और मुसलमान ये अंग्रेजों ने विभाजन किया। तो इसका मतलब है ब्राह्मण ये कहते थे कि ये विभाजन करना गलत बात है। चलो हम ब्राह्मणों की बात मान लेते हैं, विभाजन करना गलत बात है। अगर विभाजन करना गलत बात है, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए हिंदू मुसलमान, ये विभाजन करना गलत बात है। अगर इस बात को हम गलत मान ले तो ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए, तो अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या बुरे थे, या ब्राह्मण ज्यादा बुरे? अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए, तो ज्यादा बुरे लोग ब्राह्मण है अंग्रेजों से। ब्राह्मणों के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई निजी झगडा नाही आहे। जसं आम्ही मराठीमध्ये म्हटलं की ब्राह्मणाच्या धुऱ्याला माझा काही धुरा लागलेला नाहीये, आणि त्याचे ढोरं डंगर माझ्या शेतात येतात आणि माझे ढोरं डंगर त्याच्या शेतात जातात आणि त्याच्यामुळे माझं त्यांचं भांडण होते, असं काहीच नाही आहे। तो इसलिए जब ऐसा कुछ नहीं है तो ये झगड़ा निजी झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा सिद्धांत का है। हमने कभी हमारे लोगों को ये नहीं कहा ब्राह्मणों को धरो, ब्राह्मणों को बांधो, ब्राह्मणों को पीटो और इतना पीटो कि जान चली जाए, हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ना हम ऐसा करेंगे, हम इसके समर्थक नहीं है। मगर ब्राह्मण लोग बहुत सारे मुसलमानों को धरते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हत्या करते हैं। अगर ऐसा ही उनके साथ किया जाए तो नहीं, गलत है ये बात। फिर मुसलमानों के साथ किया जाए तो सही है। ये कैसे? मुसलमान वो बाय रिलीजन बाद में मुसलमान होगा, मगर पहले तो इंसान है, उसको तो इंसान मानना चाहिए ना। हम तो पहले इंसान मानते हैं, रिलीजन तो बात की बात है। इंसानों ने धर्म पैदा किया, धर्म ने इंसान पैदा नहीं किया। इंसानों ने दुनिया में धर्म बनाए, धर्मों ने इंसान पैदा करने का काम नहीं किया। तो सारे इंसान बराबर है, ये हमारा मौलिक सिद्धांत है। और वर्ण व्यवस्था ने इस सिद्धांत को विभाजित करने का काम किया। जाति व्यवस्था ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, छूत और अछूत में फिर 2 टुकड़े करने का काम किया, यानी तमाम प्रकार का विभेद और भेद पैदा करने का काम किया। ये भेद और विभेद के विरोध में हमारा आंदोलन है। ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था देश में चल रही है, संविधान ने तो इसको मिटा दिया। संविधान ने घोषित कर दिया सारे इंसान बराबर है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। संविधान ने तो सारे नागरिकों को समान घोषित कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर। मगर समाज में ऐसा नहीं है, समाज में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5% है। अगर ब्राह्मण चुनाव लड़ ले तो क्या 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। जब वो ग्राम पंचायत का सदस्य ही चुनकर नहीं आ सकता तो ग्राम पंचायत का पंच सरपंच बनने का सवाल नहीं है। पंच नहीं बनेगा तो सरपंच भी नहीं बनेगा। और जो गांव का सरपंच नहीं बन सकता, वो लोग छल और प्रपंच के आधार पर देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये नरेंद्र मोदी भाजपा का प्रधानमंत्री है, ये भाजपा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेटेड, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नामधारी। तो नरेंद्र मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है, ये वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है मगर वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का, तेली जाति का है। तेली जाति के बारे में ब्राह्मणों ने मनुस्मृति ग्रंथ लिखा। उस मनुस्मृति में लिखा कि अगर किसी ब्राह्मण ने तेली का मुख देख लिया तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, उसको नहाना पड़ता है, नहाने के बाद ही उसका दिन ठीक हो जाता है। ऐसा ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में लिख कर रखा है। उन्हीं ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और अब वो डेली मुख देख रहे हैं उसका, नरेंद्र मोदी का डेली मुख देख रहे हैं ब्राह्मण लोग, मगर नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा है। तो साथियों, मैं ये मजाक या विनोद करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि यदि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है तो वो हमारे ही सामाजिक समूह का है, मगर उसको पिछड़े वर्ग की गिनती करने का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है मगर नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग की भारत में गिनती नहीं कर सके। नीतीश कुमार बिहार के कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव के समर्थन में, तो वहां पर उन्होंने गिनती किया, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, एक कुंभी जाति का, एक यादव जाति,
दो लोगों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई और सरकार बनाकर वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया, तो वहां उन्होंने गिनती की तो पिछड़े वर्ग की गिनती पता चली 64% है। वही नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी के साथ है और देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मगर वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे हैं कि जैसे मैंने बिहार में गिनती की तुम सारे देश भर में गिनती करो। कहने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, करने की छोड़ो, कहने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा काम क्यों हो रहा है हम लोगों को समझना होगा। ये समझने के लिए मैं ये मौलिक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है। जब चुनाव होता है तो क्या होता है, देखो चुनाव होता है तो क्या होता है, अभी कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, ये देश में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन। अगर मान लो बीजेपी की केंद्र से सत्ता चली गई, कांग्रेस की आ गई, तो क्या होगा, एक ब्राह्मण की जगह दूसरे ब्राह्मण की सरकार आएगी, यानी रामनारायण की सरकार चली जाएगी और सत्यनारायण की सरकार आ जाएगी। तो रामनारायण चला जाता है और सत्यनारायण आ जाता है, एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ जाता है, तो हमारे भविष्य पर किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण की पॉलिसी हम लोगों के बारे में एक जैसी है। इसलिए हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग सारे देश भर में ये इतने बड़े आंदोलन का निर्माण क्यों कर रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। कल मैं बिहार में पटना से 4 घंटे दूर पर था, फिर मैं वहां से निकलकर पटना आया, डायरेक्ट एयरपोर्ट पर गया, फ्लाइट पकड़ा दिल्ली आया, दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़ा नागपुर आया, और आज सवेरे निकलकर मैं यवतमाल आया। यवतमाल में थोड़ा देर रुका और रुकने के बाद फिर आपके पास आया। तो 2-3 हजार किलोमीटर दूर है, इतने लंबा ट्रैवलिंग करके आया हूं। तो क्यों आया हूं, क्योंकि यह बताने के लिए आया हूं, यह आंदोलन 32 राज्यों में फैला है। यह आंदोलन 36 स्टेट है हमारे देश में, 36 में से 32 राज्यों में हमने फैलाया। मेरी उम्र 18 साल कुछ महीने की थी जब मैं नौकरी पे लगा था, तब से वामसेव संगठन का काम करता रहा और लंबा समय लगाकर वामसेव संगठन का निर्माण किया, 40-45 साल लगाकर। आज मेरी उम्र 67 साल है, तो लगभग 48-49 साल लगाकर इतना लंबा आंदोलन 625 जिलों में 32 राज्यों में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, इतना लंबा समय लगाकर किया। और आज हम लोग इस आंदोलन को 6 लाख गांवों का आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2030 तक ये आंदोलन हम लोग 6 लाख गांवों का आंदोलन बनाना चाहते हैं। मुलाजिमों का संगठन बनाने के लिए 40-45 साल तक मैं शहरों में घूमता रहा और बहुत बड़ा वामसेव संगठन बनाया। अब वामसेव संगठन चलाने के लिए दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लगाया। अब मैंने गांव के लोगों का संगठन बनाने का काम शुरू किया। ये चलो गांव की ओर के लिए बनाया। अब मैं सारे देश भर में गांवों में जा रहा हूं। अब पहले मैंने 40-45 साल तक शहरों में जाकर संगठन बनाया, अब गांवों में जाकर संगठन बना रहा हूं। अनपढ़ जो लोग हैं, गांवों के लोग हैं, उन लोगों का संगठन बना रहा हूं सारे देश भर में। हमारा देश छोटा मोटा देश नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या है देश की, बहुत विशाल देश है, मगर उसमें अब लाखों लोग काम करने के लिए हमने तैयार किए। अभी मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं जिले का काम नहीं देखता हूं, अब मैं स्टेट का काम नहीं देखता हूं, अब मैं सारे देश भर में इस आंदोलन को चलाने का काम देखता हूं। और इसी के तहत कह रहा हूं, ये जो खास प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है, देखो आप लोगों ने एक बात इधर देखा होगा, जितने लोग बोला कभी बिजली नहीं गई। मैं सारे देश भर में मैं ये नोट करता हूं, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाता हूं और जब मौके की बात बोलने की कोशिश करता हूं, उसी समय बिजली चली जाती है। और बिजली बोर्ड में इंजीनियर होते हैं, उससे पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको मालूम है वामन मेश्राम का गला दबाना संभव नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बिजली का गला दबा देते हैं। मेरा गला नहीं दबा सकते, मेरा बोलना बंद नहीं कर सकते। मेरा बोलना बंद करना ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मदेव की भी क्षमता से बाहर है। मैं कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं और सारे देश भर में अकेला ही घूमता हूं। तो अकेला क्यों घूमता हूं, आप सब लोगों की ताकत मेरे साथ में है, इस वजह से घूमता रहता हूं। मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। कुछ लोग पूछते रहे आप अकेले घूमते, आपको डर नहीं लगता? ये डर का और मेरा कोई संबंध नहीं है। हम लोग जिस संकल्प के लिए, जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी बात को लेकर सारे देश भर में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं, वो बात आप लोग सबसे ज्यादा गहराई से समझना जरूरी है। वो ये है कि यहां हो सकता है, रामगांव के आसपास हो सकता है 10, 20, 25, 50, 100 गांव के अंदर से लोग यहां आए हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि ये सारे गांव में हम लोगों ने गाड़ियां घुमाई हैं, तो हो सकता है लोग आए हो, 2-4 लोग आए हो। तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव में जाकर संगठन बनाओ, अपने गांव का संगठन बनाओ और कोशिश करो कि अगर आपके गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं,
तो उन शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगाओ और जोड़ो। अगर उस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको जगाओ और उनको जोड़ो। अगर उस गांव में पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोग रहते हैं तो उनको जगाओ और जोड़ो। अगर उस गांव में माइनॉरिटी के लोग और खासतौर पर मुसलमान रहते हैं तो उनको जगाओ, उनको जोड़ो, और ये सारे लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी आपको यह उदाहरण देकर के समझाता हूं। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को, भाजपा को 37.7% वोट पड़े। 37.7%। हमारे लोगों के वोट, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट 85% है, यानी 100 में 85 है। और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 37.7% वोट पड़े, ज्यादा नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे बचे हुए वोट भी इससे और ज्यादा है। और इसलिए अगर हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का संगठन खड़ा करते हैं तो हमारे पास 85% लोगों का समर्थन होगा। और अगर सारे के सारे लोग हमारा समर्थन ना भी करे, अगर हमारा समर्थन 50% लोग भी करे, तो हम लोगों के संगठन को और चुनाव लड़ने वाले लोगों को 42.5% वोट पड़ेंगे। तो 37 पॉइंट वाले लोग टिकेंगे नहीं, वो चुनाव में नहीं टिक सकते। मगर मैं आप लोगों को चुनाव की बात, दूसरे नंबर की बात कह रहा हूं। ये चुनाव का मुद्दा दूसरे नंबर का है। हम इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन निर्माण करना चाहते हैं। यह बात हम लोगों को समझना होगा। देखो, इस देश पर मुगल लोगों ने राज किया, वो विदेशी थे, उनको जाना पड़ा। फिर मुगलों के बाद इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों को जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? वो भी विदेशी थे। ब्राह्मण लोग यहां के रहने वाले नहीं है, मूल निवासी नहीं है। वैज्ञानिक रूप से यह बात प्रूव हो गई है कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी लोगों का डीएनए है। ब्राह्मण भारतीय लोग नहीं है। जिस तरह से मुगल लोग विदेशी थे, जिस तरह से अंग्रेज लोग विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण लोग भी विदेशी है। और विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखो। क्या आप लोगों ने कभी किसी ब्राह्मण को खेती में हल चलाते हुए देखा है? देखा? मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। ब्राह्मण किसी खेती में हल नहीं चलाता है। ब्राह्मण पसीना बहाकर रोटी नहीं खाता है। वो कौन से मंत्र कहता है, उसके लिए कभी पसीना नहीं निकलता। जो मंत्र कहता है उससे कोई पसीना नहीं निकलता, क्योंकि शारीरिक श्रम करने से पसीना निकलता है। वो तो केवल मुंह से मंत्र निकालता है, तो पसीना कैसे निकलेगा? तो इसलिए ब्राह्मण जो है वो कभी शारीरिक श्रम नहीं करता है, खेती में कभी हल नहीं चलाता है। सारे देश भर में हम ही लोग खेती में हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं और सारे देश और दुनिया को भोजन खिलाते हैं, हम ही लोग हैं। तो इसलिए यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि ब्राह्मण लोग भारत में मुगलों की तरह चले जाते हैं, ब्राह्मणों की तरह चले जाते हैं, तो भी हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्या समस्या आएगी? मतलब हमारे लड़का और लड़की की शादी लगाने के लिए किसी आदमी की जरूरत होगी, तो वो तो हम किसी नौजवान को वो लिखे हुए मंत्र पढ़ाएंगे और उसको बोलेंगे बोल दो, वो भी माइक में बोल देगा, शादी हो जाएगी। शादी क्या है? शादी का मतलब है एक लड़का और एक लड़की साथ में रह सकते हैं, शादी के बगैर नहीं रह सकते, शादी करके रह सकते हैं। उसको समाज की मान्यता चाहिए। अगर समाज उसको मान्यता देता है तो शादी है, समाज मान्यता नहीं देता है तो शादी नहीं है। तो समाज की मान्यता महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए आप लड़की वाले की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से दोनों लोग इकट्ठा होते हैं और शादी में दोनों फूल फेंक कर मारते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। होता है, मैं भी तो जाता हूं ना शादी में, मैं भी जानता हूं। इतना ही है, समाज की मान्यता देना है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि ये जो लड़ाई हम लोग सारे देश भर में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बराबरी की लड़ाई है, गैर बराबरी समाप्त करने की लड़ाई है। जाति के आधार पर जो ऊंच नीच ब्राह्मणों के द्वारा पैदा की गई है और 6000 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने हमें बांटा है, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है। इसलिए 6000 जाति के लोगों को जगाना होगा। पहला काम क्या करना होगा आपको? यहां आप लोगों को मैं एक छोटा काम देकर के भेजना चाहता हूं अपने घर में। छोटा काम कि जब आप अपने घर में वापस जाओगे तो जो भी आपके गांव में जगा हुआ नहीं है उसको जगाओ, अपने हक और अधिकार के बारे में जगाओ। पहले ये अधिकार संविधान में हमें नहीं था, ब्राह्मणों के मनुस्मृति में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू हुआ, अधिकार मिल गया। अभी हमारे पास अधिकार है। आप लोग अपने गांव के जो जगे हुए नहीं है उसको जगा सकते। जगाओ, एक काम करो, जगाओ। जगाने के बाद क्या करो? फिर जोड़ो। पहले जगाओ, फिर उसके बाद जोड़ो। केवल जगाने से काम नहीं चलेगा, जगाने के बाद जोड़ने का काम करना होगा और फिर जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण होगा। जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा? शक्ति का निर्माण होगा। और शक्ति का निर्माण होने के बाद शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन अपने आप नहीं होगा। जो लोग हजारों सालों से हमारे सर पर बैठे हुए हैं, अगर उनके पास जाओ और बोलो पंडित जी बहुत हो गया, अभी हमारा अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है, अब ये खत्म करो, तो वो मानेगा ही नहीं। अगर आप ब्राह्मणों को विनती करोगे तो मानेगा ही नहीं। वो तो नहीं मानेगा तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है? हमें अपनी संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी और संगठित शक्ति के बल पर एक परिवर्तन करने का काम करना होगा। जो लोग स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको संगठित शक्ति के बल पर बदलना पड़ता है, ताकत के बल पर बदलना पड़ता है।
अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो भारत की प्रजा को इकट्ठा होकर बदलना पड़ेगा। अपने आप नरेंद्र मोदी हटने वाले नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। बदलने के बाद परिवर्तन होगा और फिर दूसरा कोई आदमी प्रधानमंत्री आएगा। जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी का जाएगा तो कांग्रेस का ही आना चाहिए, कांग्रेस का जाएगा तो बीजेपी का ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है तो परिवर्तन नहीं होगा। हमें परिवर्तन चाहिए, हमें इस गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलना है और बराबरी को मानने वाली समाज रचना लाना है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। यह लक्ष्य बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखकर रखा है, यह उद्देश्य भारत के संविधान में लिखकर रखा हुआ है। यह काम पूरा करने का काम ब्राह्मण नहीं कर सकते, कांग्रेस का ब्राह्मण नहीं कर सकता, बीजेपी का ब्राह्मण नहीं कर सकता। इसलिए हमारा संगठन होना चाहिए, हमारी संगठित शक्ति होनी चाहिए और हमारे संगठित शक्ति के बल पर हम ये बदलाव करने का काम कर सकते हैं। इसलिए सारे देश भर में तो संगठित शक्ति निर्माण करने के काम में लगा हुआ। 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, अभी 67 साल है। हो सकता है 67 साल का आदमी मेरे बराबरी का कोई ऐसा भी होता है जो आदमी कुछ रिटायर्ड हो जाता है, कुछ टायर्ड हो जाता है और कुछ ऊपर 67 का, जरूरी नहीं 67 तक आदमी जीवित रहे। तो इसलिए वो लड़ाई है, इस लड़ाई को मैदान में लड़ना होगा। और अभी मेरी 67 साल की उम्र है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं ऐसा हो गया क्या? अभी ऐसा ही हूं। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? यानी 67 साल की मेरी उम्र हो गई है मगर बुढ़ा नहीं हुआ। गांव देहात के लोग बुढ़ा उसको मानते हैं जिसकी कमर झुकी हुई होती है। तो ये लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता 10-20 साल इसको खत्म कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत हमने निर्माण की। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति इसके पहले कभी निर्माण नहीं हुई। इतनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण हो गई है और इस शक्ति के बल पर हम इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस संगठित शक्ति का समर्थन करने के लिए आपको समर्थन मांग रहा हूं। मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, मेरा कोई निजी उद्देश्य नहीं है। इस देश की जो वर्ण की, जाति की, अस्पृश्यता की जो व्यवस्था है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन करने की व्यवस्था है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के लोगों पर थोपने की व्यवस्था है, महिलाओं को दास बनाने वाली व्यवस्था है, इसको बदलना है। इसको बदलने के लिए आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, आप लोगों के ताकत की जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये समाज बदलने का, देश बदलने का, समाज रचना में परिवर्तन करने का काम कुश्ती खेलने का काम नहीं है। कुश्ती तो एक आदमी दूसरे पहलवान से खेलता है। तो ये जो काम है ये एक आदमी का काम नहीं है, ये संगठित शक्ति से परिवर्तन करने का काम है। नहीं तो फिर मैं भी अखाड़े में जाकर शरीर बनाने का काम करता। तो मैंने अखाड़े में जाकर शरीर बनाने का काम नहीं किया, हमने सारे समाज को, संगठित शक्ति को मजबूत करने का काम किया। और ये संगठित शक्ति हमने इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण की है। और अब मैं गांवों में जा रहा हूं, सारे 6 लाख गांव हैं। अगर मैं हर गांव में जाना चाहूं तो संभव नहीं है। मेरी जिंदगी में अगर मैं हर गांव में जाना चाहूं तो संभव नहीं है ये काम। ये लाखों लोग जो हमारे पास है, वो लाखों लोग गांव में जाएंगे तो ये काम होगा और बहुत ज्यादा तेजी से होगा। अगर आप लोग गांव का काम संभालने का काम करो, अगर आप ग्राम पंचायत संभालने का काम करो, अगर आप तालुका पंचायत संभालने का काम करो, अगर आप जिला पंचायत संभालने का काम करो, तो देश की पंचायत को संभालने का काम हम करेंगे। इस तरह से अगर हम इस काम को करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के आधार पर हम लोग कम से कम समय में कर सकते हैं। अभी हमारे पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम 5 साधन चाहिए। अभी आपने देखा यहां स्टेज पर लोगों ने लंबी लाइन लगाकर पैसा दिया, सारे देश भर में लोग दे रहे हैं। तो मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो पैसा है उस पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सवेरे, दोपहर, शाम को रोटी चाहिए और फिर जंगे मैदान में लड़ाई चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये पैसा जो आप लोगों के द्वारा दिया गया है, ये आंदोलन के लिए है, ये आंदोलन में जमा हो रहा है। करोड़ों रुपया लोग देते हैं। मुझे नहीं लगता करोड़ रुपया कितना होता है, आप लोग जानते हैं करोड़ रुपया कितना होता है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि करोड़ कितना होता है। कई करोड़ रुपया लोग मुझे देते हैं। वो करोड़ रुपया सारे देश भर में आंदोलन पर खर्चा होता है और इस वजह से सारे देश के लोग देते हैं और ये आंदोलन सारे देश भर में फैल रहा है। और इस वजह से अब ये बहुत ज्यादा समय नहीं, 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। 30 तक अगर कोई बुढ़ा आदमी है तो भी मरेगा नहीं। अगर उसने मेरा सुन लिया कि 30 तक होने वाला है तो बोलेगा मैं भी जी लेता हूं, मैं ही देख लेता हूं, तो मरेगा नहीं। मगर उसको सुनना चाहिए, मेरी बात अगर सुन लिया तो मरेगा नहीं, गारंटी से बोल देता हूं, मरेगा नहीं। साथियों, ये लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में लड़ने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम देने वाले लोग चाहिए। और कुछ नौजवानों को इस तरह का काम करने के लिए जिंदगी लगानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ नौजवान ऐसा करते हैं, अगर एक गांव में एक नौजवान भी ऐसा करता है तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत कम समय में ये मकसद पूरा हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे
इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जितना मैंने कहा उतना हजम होना चाहिए, जितना मैंने कहा उतना हजम होना चाहिए। हजम होगा तो खून बनेगा, और खून बनेगा तो ताकत बनेगी, और परिवर्तन के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप समर्थन दे दें। जिस तरह से मेरे डेली कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे रात में गाड़ी पकड़नी है, पुनः जन्म